प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉप क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मसात कर सेशन को साझा करते रहें। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविद्यात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? ए मानकीय सर्वेक्षण, बी प्रयोगमूलक अध्ययन, सी निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन, डी कार्योत्तर अध्ययन। इंग्लिश इसकी है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल बी फिगर्ड अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच? ए नॉर्मेटिव सर्वे, बी एक्सपेरिमेंट सर्वे स्टडी, सी एथनोग्राफिक स्टडी और डी एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी। सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा हो जाएगा? तो शोध प्रक्रिया पराविद्यात्मक के अंतर्गत जो है वो है आपका निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन यानी एथनोग्राफिक स्टडी। ऑप्शन सी की ओर। ये रहा सही मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर पर। निम्नलिखित प्रतिचयन विधियों में से किसमें प्रतिदर्श को एक संयोगिक और अव्यवस्थित प्रतिदर्श कहा जाता है? ए परियोजनात्मक प्रतिचयन, बी कोटा प्रतिचयन, सी स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, डी सुविधानुसार प्रतिचयन। इंग्लिश इसकी है, इन which of the following sampling methods the sample is also known as an accidental sample and a haphazard sample? A purposive sampling, B quota sampling, C stratified random sampling, D convex sampling। सही विकल्प क्या होगा? सीधा सा सवाल का जवाब है कि जो सैंपल हमारा है प्रतिदर्श वो संयोगिक और अव्यवस्थित कह रहा है, जो संयोग से हो और जिसका कोई सिस्टमेटिक नहीं किया हो। तो क्या हो जाएगा? यह सुविधानुसार यानी कन्वेंस सैंपलिंग। ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। इन द सबमिशन ऑफ थेसिस इफ ए स्टूडेंट इज फाउंड टू कमिट प्लेगियरिज्म ऑफ लेवल 3 एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगियरिज्म द फॉलोइंग penalty will be imposed? A student shall be debarred from submitting the revised thesis for a period of 1 year. B a student's registration for that program shall be cancelled. D a student shall be debarred from submitting the revised thesis for 6 months. D a student shall be asked to submit the revised thesis within 6 months। हिंदी है, यदि किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में यह पाया जाता है कि उसने साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी की है तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगाया जाएगा? ए विद्यार्थी को 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से रोक दिया जाएगा। बी उसे पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। सी विद्यार्थी को 6 माह के लिए संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से रोक दिया जाएगा। डी विद्यार्थी को 6 माह के भीतर संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। क्या होगा सही हमारा? तो जहां यूजीसी रेगुलेशन 2018 का जो है जो साहित्यिक चोरी से लेवल 3 की चोरी करता है तो उसका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन जो है निरस्त कर दिया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। क्या होगा हमारा? ऑप्शन स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम शैल बी कैंसिल्ड। ऑप्शन
बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। उसे पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, आश्रित चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता। कथन 2, स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, अ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डाइकोटोमस। स्टेटमेंट 2, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज डाइकोटोमस। ऑप्शन आपको ABCD से चयन करना है, कौन सा हमारा हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया गया है कि आश्रित चर कभी भी यह नहीं हो सकता, जबकि कभी होता भी है, तो यह कथन गलत है। स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है, यह भी आपको कहीं न कहीं डाउट है। दोनों हमारा गलत है, ऑप्शन बी की ओर जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। जिन अध्ययनों में मनुष्य शामिल होते हैं उनमें ऊब और थकान जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण प्रतिभागियों में अल्पकालिक या दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा होता है। ए, परिपक्वन संबंधी खतरा। बी, इतिहास संबंधी खतरा। सी, चयन संबंधी खतरा। डी, उपकरण संबंधी खतरा। इंग्लिश इसकी है, इन स्टडीज इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स देयर कुड बी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म चेंज इन पार्टिसिपेंट्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल चेंज like boredom and fatigue. This word would constitute which of the following threats to internal validity? A, maturation threat. B, history threat. C, selection threat. और D है instrumentation threat. क्या होगा 5 का हमारा। तो ऊब और थकान जो है वह कहाँ है, जब हमारा मैच्योर हो जाता है। मैच्योर्ड यानी मैचुरेशन थ्रेट, परिपक्वन संबंधी खतरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ऑप्शन आपको ए की ओर है, ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, वह सांख्यिकीय परीक्षण जिसके द्वारा अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन किया जा सकता है क्या कहलाता है। ए, स्टूडेंट टी टेस्ट। बी, प्रसरण विश्लेषण। सी, युग्मित टी टेस्ट। डी, काइबर परीक्षण। इंग्लिश इसकी है, अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट परमिट्स असेसमेंट ऑफ पॉसिबल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस अक्रॉस मीन्स ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स इज। ए, स्टूडेंट टी टेस्ट। बी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सी, पेयर टी टेस्ट। डी, काई स्क्वायर टेस्ट। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा। तो जब अनेक समूह के मध्यमानों के बीच की अंतर संभाविता सार्थकता का आकलन हो तो ये हमारा होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। प्रसरण विश्लेषण। ऑप्शन हमारा बी की ओर जाएगा, ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर है। जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो इसे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है। ए, चयन संबंधी खतरा। बी, चयन संबंधी खतरा। सी, इतिहास संबंधी खतरा। डी, परीक्षण संबंधी खतरा। इंग्लिश इसकी है, व्हेन पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी लीडिंग टू चेंज इन द नेचर ऑफ द सैंपल इट वुड कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। ए, सिलेक्शन थ्रेट। बी, एट्रिक्शन थ्रेट। सी, हिस्ट्री थ्रेट। डी, टेस्टिंग थ्रेट। क्या होगा सही विकल्प हमारा इसमें से। तो सीधा सा है
कि जो हमारा आंतरिक वैधता का खतरा होता है वो होता है हमारा क्षयन संबंधी खतरा। एट्रिशन थ्रेट, ऑप्शन हमारा बी की ओर जाएगा। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन बी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। साहित्यिक चोरी, सामान्य ज्ञान और संयोगिक शब्दों के बारे में यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच करते समय कितने क्रमागत शब्दों को बाहर किया जाएगा? इंग्लिश इसकी है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्लेगियरिज्म, कॉमन नॉलेज और कॉन्सिडेंटल टर्म्स up to how many consecutive words shall be excluded while checking similarity for detection of plagiarism? A 8, B 12, C 14, D 18। क्या होगा सही हमारा? तो सीधा सा है कि जब साहित्यिक चोरी के समानता की जांच मिलता है तो क्रमागत शब्दों में जो पाया जाता है वो है आपका 14, ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर हम हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगियरिज्म, a similarity of 14% would correspond to which of the following levels of plagiarism? हिंदी है, साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार 14% की समरूपता साहित्यिक चोरी के निम्नलिखित स्तरों में से कौन से स्तर की होगी? A 0, B 1, C 2 और D है 3। क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? तो 14% की जो समरूपता पाई जाती है वह आपको लेवल 3 की होगा। लेवल 3 आपका आ जाएगा, ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, सॉरी ये लेवल 1 हो जाएगा आपका, लेवल 1 सही है। लेवल 1 है, 14%, चूंकि यह 20 से कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नांकित में कौन ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है? ए अनुभव की विधि, बी आगमनात्मक विधि, सी निगमनात्मक विधि, डी किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज सेव्स टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर? ए मेथड ऑफ एक्सपीरियंस, बी इंडक्टिव मेथड, सी डिडक्टिव मेथड, डी मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो समय एवं प्रयास, समय जहाँ टाइम बच रहा है और हमारी कोशिश भी होगी तो किसी न किसी परामर्शदाता का सुविधा मिलना चाहिए। जो हमारा अथॉरिटी है उससे हमें सुविधा मुहैया कराया जाता है तो हमें कम समय और कम प्रयास में अपने शोध तक के प्राप्ति कर सकते हैं। क्या होगा सही हमारा? मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी, प्राधिकारी से परामर्श की विधि, जो हम उसे कंसल्टिंग करेंगे तो हमें सुविधा मुहैया होगी। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराय विधेयात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? ए मानकीय सर्वेक्षण, बी प्रयोगमूलक अध्ययन, सी निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन, डी कार्योत्तर अध्ययन। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल बी फिगर्ड अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच? ए नॉर्मेटिव सर्वे, बी एक्सपेरिमेंट स्टडी, सी एथनोग्राफिक स्टडी और डी है एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी। क्या होगा सही हमारा? कौन सा विकल्प आएगा? तो शोध प्रक्रिया में जो पराय विधेयात्मक यानी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक
अप्रोच है, ये हमारा होगा एथनोग्राफिक स्टडी। नृजातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी महत्वपूर्ण है। पेपर 2 में एजुकेशन, होम साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, इन सब में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना ही है। तो ये महत्वपूर्ण होंगे। सेशन पे नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए सेशन को यही बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर और ज़्यादा प्रश्नों की संख्या के साथ उपस्थित होंगे, सेशन को साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।